उसके बाद सीढ़ी ने नहीं किया, फिर बीच में ये स्टे आ गया 10 साल, ये मतलब है इसमें मिल गया। आज फिर वही मतलब मामला शुरू किया गया। खजाना बारी चीफ गेस्ट अदालत आलिया से मेरी अपील है कि दुनिया एक अदालत दुनिया में लगती है, एक अदालत ऊपर होती है। ऊपर की अदालत को मद्देनजर रखते हुए हम गरीबों के स्टे को बाहर रखा जाए, या कोई मनसूबा मतलब हुकूमत बनाए कि जिन लोगों ने, मेहमानों ने, जिन्होंने इस्लामाबाद के हर काम में, आपके हर काम में, टॉयलेट तक के काम ये लोग करते हैं, और इन लोगों को कम अज कम इनका सर नंगा न किया जाए। अल्लाह ताला की अदालत में आला सब ने पेश होना है, हमने भी होना है, सब ने होना है। अल्लाह के हाँ मौजूदा हुकूमत से मेरी दरख्वास्त होगी, खुदारा अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया है, इस इक़्तिदार के अंदर तो कम अज कम करीब ये एक इत्तफाक है या ये इत्तफाक नहीं है। जब भी नून लीग आती है तो वो इस तरह सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए हमें नून लीग से या पीपल्स पार्टी से या हुकूमती जमातों से तो कोई उम्मीद नहीं है। हम तो आज सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब होने आए हैं कि जिस चीज़ को आपने 10 साल पहले तस्लीम किया था, मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं है कि आज भी उस मुद्दे को या उस उसूल को तस्लीम न किया जाए। यहाँ पे जो भी पार्टी आती है, इलेक्शन होते हैं, जो भी मनसूबाबंदी होती है, आसम भाई ने भी बातें की, उन भाई ने भी बातें की, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले एक मंशूर होता है हर सियासी पार्टी का, पीपल पार्टी का भी होता है और PTI का भी होता है, नून लीग का भी होता है। और उसमें जब वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि कच्ची आबादियों को ना हम मुताबादल जगह देंगे, और उनसे हम मतलब वोट लेने के लिए हमें इंदराज किया जाता है, हमें शरीक किया जाता है हर चीज़ में कि वोट ये निकालेंगे और ये निकलेंगे, क्योंकि अमीर लोग तो गाड़ियों में निकलेंगे, गरीब लोग ढोल बाजे से बाहर निकलेंगे, हमारी पब्लिसिटी होगी, और हमें हर जगह इस्तेमाल किया गया। तो क्या मैं कोई सुप्रीम कोर्ट के जज से सिर्फ एक उनसे रिक्वेस्ट भी है, उनसे दरख्वास्त भी है, क्या हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं क्या वो पाक सरजमीन नहीं पढ़ते? तो हम लोग ने इतना उनको सीडीए वालों को बोला जिस टाइम ये कुछ चीज़ बनेगी हम लोग चले जाएंगे। उनने बोला नहीं हम आपको लोग को पुलिस में पकड़ के दे देंगे। उनने 2-3 बंदे उनके छाटे भी लगाए थे, उनको पकड़ के भी ले गए थे। हम लोग ने उनको बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। हमने बोला भाई हम तो लोगों के घरों में काम करके गुजारा कर रहे हैं, गरीब बंदे हैं, किसका कोई बेवा औरत है, कुछ 3 बच्चे हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं। तो अभी उधर से हमको इधर F11 में भेज दिया, अभी F11 में चले जाओ। मैं F11 में आ गई, इधर भी सीढ़िया वाले हमारे पीछे आ गए हैं। उस दिन आए तो कहते आपका नोस्टा है, अभी कच्ची बच्ची उठा लो। हमने बोला देखो हम गरीब बंदे किधर लोग हम लोग जाएंगे, ना हमारे पास कोई गैस है, ना कोई पानी है, ना कोई बिजली है। तो जो बच्चे काम पर जाते हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनको ही पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। हम लोग काम पर बाहर निकलते हैं, लोगों के बाथरूम धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सफाई करते हैं, जो उसका काम करके बाहर निकल के आते हैं तो पुलिस वाले आते हैं डालने में डाल के हमारे लोग को ले जाते हैं। तो हम लोग किधर जाएंगे, गरीब बंदे। हम भी तो पाकिस्तानी, हम गैर मुल्क के तो नहीं है ना, जो हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है। तो हमारे लिए कोई छत का कोई हमारा हक भी दे दो। यहाँ पे मेरी अभी मतलब 40 के करीब मेरी 38 एज हो गई है। 38 एज में जब तक मैंने होश संभाला अपनी ज़िंदगी में, हमारी आबादियों में FIA वाले आए हैं, हमारी आबादी में पुलिस वाले आए हैं, हमारी आबादी में CDA वाले आए हैं, और बजाय हमने रिपोर्ट दी है उनको कि ये बंदा बाइकें चलाता है, ये बंदा मोटरसाइकिल चलाता है, ये ड्राइवर है, ये जो सा घर का चौकीदार है, और इदारों को हमारे बारे में इल्म भी है कि ये क्या क्या काम करते हैं। ऐसा कोई ऐसा शख्स हमने उनको लिख के दिया हर थाने में। अब मेरी जो आबादी है उस थाने में हमने लिख के दिया कि अगर ऐसा कोई गलत शख्स होगा और हम उसके जवाबदार होंगे। उस आबादी में से 4 बंदे जो है ना इसके मतलब जिम्मेदार होंगे, और हमने 40 मतलब ये मेरी तीसरी नस्ल अभी जवान हो रही है माशाल्लाह से, ठीक है, इसी आबादी में। अभी हमारी आंखें खुली है कि हमें कुछ पढ़ाई करनी चाहिए, हमने कोशिश की है। अभी सुप्रीम कोर्ट की पिछले 8 तारीख को सिर्फ पेशी हुई है, CDA को ये पता चला कि पेशी हुई है। पेशी होने के बाद हमारी आबादी में भी आए, कुछ और आबादी में भी आए, स्टे चल रहे हैं। खुदा रहा जज साहबान से मेरी गुजारिश है कि देखिए आपने सिर्फ केस उठाया और वहाँ पे बुलडोज चलना शुरू हो गया, सिर्फ केस उठाया, ये भी तो तौहीन अदालत ही है ना, अभी तो केस तो कहीं गया नहीं है। तो इसके बारे में अगर ये जजान साहब को भी और आप प्रेस वालों को भी दरख्वास्त है कि ये देखें, ये तो तौहीन अदालत है। हम एक गुजारिश ही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम
या तो हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन बताएं कि वाकई आप लोगों को जीने का हक ही नहीं है, तो हमारे माइंड में भी ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगे, हमें कोई जीने का हक नहीं है। लेकिन फ़लस्तीन के लिए हम रोते हैं, ठीक है, कि मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान। क्या मैं हिंदू हूँ? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? मैं क्या कुरान नहीं पढ़ता? क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? ये देखें, अवामी वर्कर पार्टी का उस दौर में भी और आज के दौर में भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से हमने स्टे लिया, है वो एक अल्लाह बेहतर जानता है। ये एक इमार भाई पीछे बैठे हुए हैं, जिस तरीके से अवामी वर्कर पार्टी ने, आसम भाई ने जिस तरीके से हमने स्टे लिया है, ऐसा मुमकिन नहीं था, वरना इसके आड़ में हमारी आबादी भी जाती, कई आबादी हो जाती। और उस टाइम के जजों का मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा और इन जजों का भी शुक्रिया अदा करूँगा। खुदा रहा आप सीट पे बैठे हैं, आप ओहदे पे बैठे हुए हैं, खुदा रहा गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ उनको आप कहें कि देखें। हर 2015 में उस वक्त जवाद ख्वाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। आइन का उन्होंने हवाला भी दिया कि एक राइट टू लाइफ के तहत शेल्टर भी उसमें आता है, और अगर आप शेल्टर सरकार, जैसे बार बार हम कह रहे हैं, आप दे नहीं सकते तो किसी नाले के ऊपर कच्चे मकान बनाकर बैठे रहे मजदूरों से आप कम से कम हक छीनेंगे। आखिरी बात आप सबसे गुजारिश ये है कि हम तो आज एक अपना पैगाम देने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, लेकिन ये भी जैसे अहमद ने हवाला दिया, सन 2015 में जब नासिर खान और उनकी बस्ती को गिराया गया था तो हम वहाँ पे मौजूद थे, और ये नहीं हो सकता कि अगर आज फिर किसी भी वजह से जज हमारी बात ना सुने या सीडीए जज के किसी फैसले से पहले भी आकर हम खड़े होंगे और अमन नहते हम उन छतों को और बुलडोजर के सामने खड़े होकर जरूर लड़ेंगे। ये हमारा हक है। यहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ, काले शीशे वाली गाड़ी वाले, मलिक रियाज और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे क्या नहीं होता, और कानून की कैसी कैसी धज्जियां नहीं उड़ाई जाती, तो ये सिर्फ यहाँ पे मजदूर और गरीब ही होता है जो कि कानून की लाठी का जिसको सामना करना पड़ता है। और अगर वो लाठी लेकर आएंगे भी तो हम बगैर किसी भी चीज़ के और अमन तरीके से अपनी छतों को बचाने के लिए ज़रूर फिर खड़े होंगे। आप सबका शुक्रिया। अगर किसी का सवाल हो तो वो ज़रूर। कच्ची आबादी अथॉरिटी उन कानून और उन एक्ट्स के तहत, जैसे अहमद ने कहा, 40 से ज़्यादा कहीं घर हो सरकार की ज़मीन पे, उसको कच्ची आबादी डिक्लेयर किया जाता है। असल मसला इस्लामाबाद का कुछ मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद में सीडीए ने ऐसा कोई भी कानून पास नहीं होने दिया, तो हम इस्लामाबाद का जो एक पर्टिकुलर जिया है उसके अंदर सीडीए बादशाह, वो किसी भी जगह जाकर, क्योंकि पंजाब और सिंध में जैसे आपने कहा कि कुछ न This is the Awami Worker Party group photo and clip after the press conference. What is your name, and as a worker you are doing in Awami Worker Party? Today we have done the press conference here. So central idea of this press conference, would you explain it? My name is Fatma Shehzad and I'm the District Youth Secretary of Awami Workers Party. The press conference that we organized today is to highlight the currently open Supreme Court case which talks about Kachi Abadis in Islamabad. So much of the working class and poor people in the lower class communities in Islamabad live in Kachi Bastis because there is no other alternative for affordable housing. These people are the ones that clean our streets, that build our houses, that literally run the city. But they aren't even given a space to live, and even their basic right to housing is negated. And we see CDA routinely conducting operations with no legal basis and forcibly and violently evicting them. We want this to stop. We want the Supreme Court case that the Awami Workers Party won back in 2015 that gives all these Kachi Abadis the stay order, and they should not be evicted, and the working class of the city have the right to housing and the right to a roof, and they should feel secure in their own communities, and if there are to be any evictions, they should be provided with alternative affordable housing. But don't you think that the Supreme Court promised that according to Constitution and democratic, if any Pakistani have not the home, and the government and according to Constitution they provide the
small home. So, what is your next step for the common Pakistani, like a white collar man, like you can see the middle class person? So, can your party take a step for the next, the middle class for Pakistani? What do you think this all scenario? Absolutely. I think, yes, constitutionally, every citizen has the right to housing, to healthcare, to education. But the unfortunate reality is that that's not implemented. And we see that many people do live homeless, many people go without an education, many people don't receive affordable healthcare. So what we see is that it doesn't mean that something that is legally codified in the constitution necessarily applies to people's daily lives. And that's where I think the task of our party also comes in, that we want to organize the middle classes, the working class, all the oppressed segments of society who face these issues, so that we can struggle to ensure that these things are implemented, because our rights are not gifted to us from above, we get them through constant struggle. Thank you very much. Question about that for the middle class person, as I asked to your worker party, Miss Seema Shehzad, he also told me that your next step for the common Pakistani, for the middle class, the constitutionally every Pakistani right to their own home. So what your next step for the common Pakistani? So we as a party have been struggling for not just middle class people, but for working class people who are even in more desperate conditions and face more acute difficulties. Our party has always struggled for their housing, for their employment, for basic amenities like water and health, against the privatization of public services, which, if you're a poor person or middle class person, if there's a public service, at least you get it at subsidized rates. So these are things that we've been talking about, that we've been struggling for a long, long time. The problem that we face in this country is that mainstream politics doesn't involve any meaningful debate about real people's concerns. It's usually about which party wants to become on the side of the establishment to kick the other party out. But none of these parties are talking about kachi abadis, or talking about education, or talking about health. So these are the things we've been talking about for years, and we will continue to do so. And one day, hopefully, our mainstream political debate will also reflect these issues. Thank you very much.